Hello and good morning everyone. This is once again your science teacher Manish Bansal and I welcome you all to the online class of science today. So as you remember that we were studying chapter 10 of class 6th motion and the measurement of distances, and today we are going to start the part 2 of this chapter. In this topic we have to study how to measure the length correctly. यानी कि आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि हम किसी भी लंबाई को, किसी भी लेंथ को एक्यूरेटली सही कैसे मेजर करें, कैसे उसको मापें। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं जो आपको ना केवल क्लास 6 में बल्कि आपको हायर क्लासेस में भी वो बार बार पढ़ने को मिलेंगी और आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, in yesterday's video we studied the units of length, the standard units of length, and we studied the kilometer, meter, centimeter and millimeter. We studied these 4 units or standard units of length. So today we are going to study the correct measurement of length in centimeter. अभी हम सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे लिए फिलहाल यही पॉसिबल है, तो हम सेंटीमीटर में करेक्ट लेंथ को कैसे मेजर करें हम इस बात को सीखेंगे। और विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मैं आपके सामने यहां पर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको यह चीज क्लियरली समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, व्हेन यू वांट टू मेजर लेंथ you should have a small lens. I am talking about small lens, like you have to measure the length of the pencil, you have to measure the length of your bench or your book corners. तो बुक की जो एजेस होती हैं, एजेस, उनकी भी लेंथ को हम अपने रूलर या स्केल की मदद से नाप सकते हैं, क्योंकि ये छोटी लेंथ होती हैं। तो यहां पर मैं छोटी लेंथ की बात करूंगा फिलहाल, जिनको हम सेंटीमीटर्स में मेजर करने जा रहे हैं। तो जब भी आप छोटी लेंथ को मेजर करते हैं तो यू मस्ट नीड वन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपको एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज जनरली योर स्केल और रूलर। तो आपकी स्केल या रूलर, मैं आपके लिए यहां पर एक स्केल लेकर भी आया हूं। दिस इज योर स्केल, दिस इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल। इट इज जनरली डबल ऑफ द साइज दैट यू हैव, क्योंकि आपके पास आपकी जो ड्राइंग बॉक्स होता है उसके अंदर जनरली 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है। दिस इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल। तो मैं आपको इसकी मदद से करेक्ट लेंथ को मेजर करना सिखाऊंगा। होता क्या है कि जब भी हमारे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, मेजरिंग डिवाइस होती है, तो हमें यह चेक करना पड़ता है कि क्या इनिशियली, यानी कि उसकी स्टार्टिंग जीरो से है कि नहीं है, यानी कि उसकी इनिशियल रीडिंग जीरो है कि नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहां पर आपकी 2 रीडिंग्स आएंगी। कितनी रीडिंग्स आएंगी किसी भी मेजरमेंट में? 2 रीडिंग्स आएंगी, द इनिशियल रीडिंग एंड द फाइनल रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू वांट टू मेजर दिस पेंसिल, this is a pencil and you want to measure the length of this pencil using this ruler. तो अब सबसे पहले आपको क्या देखना है? आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या आपकी ये जो स्केल है, इस स्केल में इनिशियल मार्क आपका 0 है। इनिशियल मार्क रीडिंग क्या है? आपको, आई होप आपको ये क्लियरली नजर आ रहा होगा। इनिशियल रीडिंग कैसी है इसकी? 0 है। देन 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 एंड सो ऑन, एंड इट एंड्स हियर एट द 30 सेंटीमीटर। तो आपको सबसे पहले तो यह देखना होगा कि क्या आपकी स्केल 0 से स्टार्ट हो रही है या नहीं। क्या इसका जो शुरुआत की पार्ट है कहीं वो टूटा तो नहीं है? अगर ये टूटा होगा तो डेफिनेटली आपकी इनिशियल रीडिंग 0 नहीं होगी। इनिशियल रीडिंग 0 कब होगी? जब आपकी स्केल, आपका जो रूलर है वो 0 का मार्क शो करे। इसमें कर रहा है, इसमें कोई एरर नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब किसी, ये मैं आपको अभी की क्लास के लिए और आगे की क्लास के लिए एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट बता रहा हूं, जब कभी आप ये देखें कि
कि आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इनिशियल रीडिंग जीरो नहीं है। यानी कि इनिशियल रीडिंग जीरो ना होने का मतलब है आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसी एरर को हम जीरो एरर कहते हैं। कौन सी एरर कहते हैं? हम इसको जीरो एरर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जीरो एरर को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके आंसर को गलत कर सकती है, कर सकती नहीं, कर ही देती है। तो जीरो एरर को हमें दूर करने की जरूरत होती है। कैसे, मैं आपको भी बताने वाला हूं। फिलहाल इस स्केल में कोई जीरो एरर नहीं है, इस डिवाइस में नहीं है, लेकिन हमारे मेजर करने के तरीके में हो सकती है। तो इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई जीरो एरर नहीं है, बिकॉज वी कैन क्लियरली सी द जीरो हेयर। अब सही तरीका क्या है? ध्यान रखिएगा, सही तरीका क्या होता है? हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको हम जीरो पर रखें। कहां पर रखें? इसको हम जीरो पर रखें। ये हमने इसको जीरो पर रखा। कहां पर रखा? हमने इसको जीरो पर रखा। दिस इज जीरो। ये क्या है? जीरो है। देन आई लुक केयरफुली। मैं अब इसको केयरफुली ऑब्जर्व करूंगा। केयरफुली ऑब्जर्व करूंगा कैसे? मेरी जो आंखें हैं, मेरी जो विजन है इसको देखने का, वो बिल्कुल इस पर सीधा होना चाहिए। मैं इसको ऐसे नहीं देखूंगा, मैं इसको ऐसे भी नहीं देखूंगा, मैं डायरेक्टली इसको बिल्कुल ऐसे देखूंगा। यानी कि मेरी जो आंखें हैं वो इस पर बिल्कुल कैसी होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। अगर सीधी नहीं होंगी तो भी एरर आ जाएगी। मैंने जब इसको चेक किया तो मैंने क्या देखा कि ये 25 सेंटीमीटर को तो क्रॉस कर गया है। 25 और 26 के बीच में कहीं है। इसकी रीडिंग कहां पर है? 25 और 26 के बीच में कहीं है। यानी मेरा आंसर 25 पॉइंट समथिंग आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये 25 सेंटीमीटर तो लॉन्ग है, लेकिन 26 सेंटीमीटर लॉन्ग नहीं है। यानी कि अब इसका आंसर पॉइंट में आएगा, और वो पॉइंट हमें बताएगा मिलीमीटर्स। क्या बताएगा? वो हमें मिलीमीटर बताएगा। ये 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, ये 2 मिलीमीटर भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 9 तक हो सकता है। क्योंकि जैसे ही 9 के बाद 10th मिलीमीटर आएगा, कौन सा मिलीमीटर आएगा? 10वां मिलीमीटर आएगा, वो 25 से सीधा 26 हो जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर्स होते हैं। नाउ अगेन आई लुक केयरफुली, व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द निब ऑफ द पेंसिल। पेंसिल की निब जो है, पेंसिल की जो नोक है, उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, मैं चेक करता हूं। ये है 0.6 नंबर पे जा रही है। 5 और 6 में से ये 6 नंबर पे ज्यादा अच्छे से जा रही है। तो मैं क्या कहूंगा? 25.6 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ दिस स्केल, और सॉरी पेंसिल, द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इज 25.6 सेंटीमीटर. Now you have to watch carefully what I have written on the board. I have written a number which is in point, in decimals. दशमलव में ये अंक है। यहां पर 25 बता रहा है सेंटीमीटर्स को। क्या बता रहा है? 25 सेंटीमीटर्स बता रहा है। और यहां पर जो 0.6 है, ये 6 बता रहा है मिलीमीटर। तो यहां पर मेरा आंसर कितना होगा? 25.6 सेंटीमीटर, या 25 सेंटीमीटर्स 6 मिलीमीटर। 25 सेंटीमीटर्स 6 मिलीमीटर। दैट कैन ऑल्सो बी द आंसर। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। लेकिन अभी मैं इसको एक और तरीके से मेजर करने जा रहा हूं, जो कि सही तरीका नहीं है। लेकिन कभी कभी जब आपकी स्केल टूटी होती है और आपको इसी स्केल से इसको मेजर करना है, आपके पास कोई और रूलर नहीं है, तो आपको इस तरीके को इस्तेमाल करना होगा। अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। तो अगर स्केल टूटी है और आपको इसी स्केल से मेजर करना है, टूटी होने का मतलब क्या है? इसमें जीरो नहीं है, जीरो के आगे भी कुछ हिस्सा टूट चुका है। वो 1 सेंटीमीटर, आधा सेंटीमीटर, 0.6, 0.7 कुछ भी टूटा हुआ हो सकता है। मैं आपको एक ऐसा तरीका करके बताता हूं। सपोज कीजिए मेरे पास यही पेंसिल है, एंड आई हैव टू मेजर दिस पेंसिल, द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल यूजिंग वन स्केल which is broken till 0.6.
सेंटीमीटर। ये कहां तक ब्रोकन है? 0.6 सेंटीमीटर तक ब्रोकन है। इसका मतलब है इसमें जो पहली रीडिंग है, जो इनिशियल रीडिंग है, वो इनिशियल रीडिंग 0.7 सेंटीमीटर है। आई होप इट इज क्लियर टू यू कि ये इनिशियल रीडिंग इस बार जीरो क्यों नहीं है। ये जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो मेरा टूटा हुआ है और स्केल मेरी खराब है, टूटी हुई है, 0.6 तक टूटी है। ये 6 मिलीमीटर तक टूटी हुई है, 7वें मिलीमीटर से ये सही है। तो मेरी इनिशियल रीडिंग क्या होगी? इनिशियल रीडिंग जीरो तो हो नहीं सकती क्योंकि मेरी स्केल में ही जीरो नहीं है। देन द इनिशियल रीडिंग विल बी 0.7। अब मैं इसको मेजर करता हूं और मैं इसको 0.7 पर रखता हूं। 0.7, yes, I have kept this at 0.7 and what is the last reading? 26.3 26.3 सेंटीमीटर रफली इतनी आपकी आ रही है। 26.3 सेंटीमीटर तक रफली आपकी फाइनल रीडिंग आ रही है। क्या आ रही है? फाइनल रीडिंग। अब आप एक बात पर गौर करें, द पेंसिल इज सेम, द पेंसिल इज सेम, बट व्हाट इज द डिफरेंस हियर? द डिफरेंस इन द रीडिंग हियर। यहां पर 25.6 सेंटीमीटर आ रही थी, इस बार 26.3 सेंटीमीटर आ रही है। चीज एक ही है। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, when I was getting this reading, the initial reading was 0. इस समय इनिशियल रीडिंग कैसी थी? 0 थी। But I have got a larger reading or a bigger reading for the same pencil because this time my initial reading is not 0. इस बार मेरी इनिशियल रीडिंग क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो इस बार अब मैं कैसे इसकी लेंथ निकालूंगा? मैं क्या लेंथ मानूंगा? क्या मैं ये मानूंगा या ये मानूंगा या क्या मानूंगा? इसको मैं आपको करना बताता हूं। इन दिस केस योर रीडिंग योर लेंथ विल बी लेंथ ऑफ पेंसिल इक्वल टू फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब आप एक चीज सोचें कि क्या हम इस फॉर्मूले को पहले वाले कंसेप्ट में नहीं लगा सकते थे जहां हमारी रीडिंग 0 से स्टार्ट हुई थी? ऑफ कोर्स लगा सकते हैं, लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, जिसकी इनिशियल रीडिंग 0 है, जिसकी इनिशियल रीडिंग 0 है, तो आपका फाइनल लेंथ कितनी आएगी? जो आपकी फाइनल रीडिंग है, जो आपकी फाइनल रीडिंग है वही आपकी लेंथ आएगी। आप चाहें तो 25.6 माइनस 0 कर लीजिएगा क्योंकि आपकी इनिशियल रीडिंग 0 थी। तो जो फाइनल रीडिंग होती है वही आपका आंसर होता है। लेकिन कब होता है? आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। योर फाइनल रीडिंग इज योर आंसर व्हेन द इनिशियल रीडिंग इज 0। यानी कि जब आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो भी मिल रहा है वही आपका क्या है? फाइनल रीडिंग है, वही आपकी एक्चुअल लेंथ है। और लेकिन जब आपकी इनिशियल रीडिंग 0 नहीं है तो ध्यान रखना, फाइनल रीडिंग भी आपका आंसर नहीं है। Initial reading is not 0, then final reading is not your answer. You will have to obtain the answer by subtracting the final reading and initial reading. आपको final reading में से initial reading को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। Let's do it. What is the final reading in the second case? It is 26.3 minus. What is the initial reading here? 0.7 कितनी है? 0.7 है। 26.3 सेंटीमीटर। वी कैन राइट हियर सेंटीमीटर ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि एक किसी भी वैल्यू में दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मैं भी बताने वाला हूं। नाउ वी विल सबट्रैक्ट दिस 13 minus 7 that is 6.25।
तो इसको हम यहां पर सॉल्व करते हैं। 26.3 माइनस 0.7 माइनस 0.7, तो यहां पर बचेगा आपका 5, आपने एक बोरो लिया, 13 में से गए 7, यहां पर बचा 6 पॉइंट, यहां पर आया 5, यहां पर आया 2 सेंटीमीटर। तो इन दिस वे वी विल ऑल्सो फाइंड द सेम रीडिंग विच वी फाउंड अर्लियर। तो इस तरह से हमें वही रीडिंग मिलेगी जो हमने पहले रीडिंग प्राप्त की थी। मेन थिंग इज दैट यू हैव टू कीप दिस इन माइंड वेन एवर द रीडिंग इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जब भी रीडिंग जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है, योर फाइनल रीडिंग इज नॉट योर फाइनल आंसर। आपकी फाइनल रीडिंग आपका फाइनल आंसर नहीं है। आपको उस रीडिंग को सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यह आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं कि किसी भी वैल्यू में, मेजरमेंट में जो दो चीजें होती हैं वो क्या क्या होती हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल आई वुड टेक द सेम रीडिंग 25.6 सेंटीमीटर लेंथ। Here in this measured value you can see two things. There is one number that may be a whole number or in decimals, and the second one is unit. Unit मतलब आप किस यूनिट में उसको मेजर कर रहे हैं। तो 25.6 is the magnitude or value of that particular that length of that pencil, and centimeter is that unit in which you are measuring this length. तो लेंथ को हम जिसमें नाप रहे हैं वो है 20 सेंटीमीटर, और जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई है वो है 25.6 सेंटीमीटर। तो करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बाद अब हम चलते हैं एक, तो इसमें टॉपिक है मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन, कर्व्ड यानी कि दिस लाइन, this is not a straight line, this is a curved line, and if I ask you how would you measure this length, then it will be a tricky question for you। तो ये आपके लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। और ट्रिकी होने की वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी सी है कि आपके पास कोई भी ऐसी इस कर्व्ड शेप की रूलर या स्केल नहीं होती है। then how can we find the length of such a shape which is not straight? यूजिंग अ स्ट्रिंग और अ थ्रेड, हम एक धागा या एक पतली सी रस्सी की मदद से हम इसको मेजर कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ। सुनिएगा, आपने एक लंबा सा धागा लिया। क्या लिया आपने? एक लंबा सा धागा लिया, स्ट्रिंग लिया, एंड यू प्लेस्ड द स्टार्टिंग ऑफ दैट स्ट्रिंग हियर। आपने उसकी स्टार्टिंग को क्या किया? यहां पर रखा, और आप उसके बगल से धागा रखते चले गए। यू प्लेस दैट स्ट्रिंग जस्ट अबव और जस्ट ऑन दिस कर्व्ड लाइन। आप उस कर्व्ड लाइन के ऊपर स्ट्रिंग को रखते चले गए। जैसे कि मेरे पास ये माइक का वायर है, आई कैन शो यू यूजिंग दिस वायर ऑफ माइक। दिस कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ स्ट्रिंग। हम इसको भी स्ट्रिंग की तरह ले सकते हैं। एंड सपोज दिस इज द स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग है। तो देखिएगा ध्यान से, मैं इस तरह से इसको रखता जा रहा हूं। ये इस तरह से मैंने इसको रखा, ये इसको मैंने लिया ऐसे। देन आई ऑल्सो मेक अ कर्व जस्ट एग्जैक्टली सिमिलर टू द कर्व इन द लाइन। Then I again do this, then I again measure in this way. I measure from here. In this way I am measuring it, and in this way I got, for example, I got from length here to here.
आई गॉट लेंथ फ्रॉम हेयर टू हेयर, आई गॉट लेंथ फ्रॉम हेयर टू हेयर, और इतनी लेंथ में मेरी पूरी कर्व्ड लाइन फिनिश हो गई. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट स्ट्रेट एंड मेजर दिस यूजिंग अ स्केल. अब मैं इसको स्केल की मदद से नाप सकता हूं, इसको मैं सीधा करके नाप सकता हूं. ठीक है, इन दिस वे यू कैन मेजर कर्व्ड लेंथ. आप कर्व्ड रास्तों को, कर्व्ड लेंथ को इस तरीके से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई भी स्केल कर्व्ड नहीं होती है, तो आपको एक फ्लेक्सिबल चीज लेनी पड़ेगी जिसको आप बाद में मेजर कर सकें. तो आई होप आपको ये तरीका पसंद आया होगा, ये चीज समझ में आई होगी. और मैं सोच रहा था कि मैं आपको किस तरीके से लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं, अचानक मुझे अपनी माइक का वायर नजर आ गया. मैंने कि इससे अच्छी चीज हो नहीं सकती इस टॉपिक को समझाने के लिए. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में. इस टॉपिक का नाम है मूविंग थिंग्स अराउंड. आसपास हमारे कई सारे चलने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे. And when I read this topic, there is nothing worth reading, worth studying in this topic. So we move on to the next very important topic, types of motion. तो types of motion पर हम चलते हैं. ध्यान रखिएगा, मोशन के कई प्रकार होते हैं, मोशन के कई प्रकार होते हैं, और मोशन बेसिकली हम इन कैटेगरीज में पढ़ सकते हैं. नंबर 1, टाइप्स ऑफ मोशन में सबसे पहली मोशन आती है जब कोई स्ट्रेट लाइन में चलता है. किस में चलता है? स्ट्रेट लाइन में चलता है. हम इसे लीनियर मोशन और रेक्टिलीनियर मोशन कहते हैं. कौन सी मोशन कहते हैं? रेक्टिलीनियर मोशन कहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टिलीनियर मोशन? रेक्टिलीनियर मोशन मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. जैसे ट्रेन चलती है, काफी दूरी तक ट्रेन स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो हम उसे रेक्टिलीनियर मोशन कह सकते हैं. ठीक है, तो रेक्टिलीनियर मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है. जिसे हम कहते हैं नाक की सीध में जाना, कहते हैं नाक की सीध में जाओ, बिल्कुल सीधे जाओ. तो दैट इज कॉल्ड द रेक्टिलीनियर मोशन और लीनियर मोशन. यहां पर लीनियर का मतलब है लाइन, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में चलता है. तो क्या ये मोशन जो हमने पढ़ी थी अभी, क्या हम इसको रेक्टिलीनियर मोशन कह सकते हैं? इज दिस मोशन एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलीनियर मोशन? आई थिंक योर आंसर विल बी नो, कि ये एक रेक्टिलीनियर मोशन नहीं है. बट व्हेन आई मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर लाइक दिस, इट इज अ रेक्टिलीनियर मोशन. समझ में आ गया रेक्टिलीनियर मोशन क्या होती है? जब मैं सीधा जाता हूं, ना मैं दाएं मुड़ता हूं, ना मैं बाएं मुड़ता हूं, ना मैं जरा सा भी अपना रास्ता चेंज करता हूं, देन ओनली इट इज कॉल्ड रेक्टिलीनियर मोशन. तो ये तो हुआ रेक्टिलीनियर मोशन. जैसे सैनिक जब चलते हैं, सैनिक जब चलते हैं तो वो सीधे चलते हैं, तो उसे हम रेक्टिलीनियर मोशन कहते हैं. तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ straight line this motion is called rectilinear motion. एग्जाम्पल सोल्जर्स की मोशन दे सकते हैं, एक स्ट्रेट हाईवे पर कार की मोशन दे सकते हैं. स्ट्रेट हाईवे पर, बिल्कुल सीधा हाईवे है और खाली हाईवे है, तो उस पर कार भी लगभग सीधी चलती है. तो इस तरह से हम इसकी मोशन को पढ़ सकते हैं. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन, दैट इज द सर्कुलर मोशन.
सर्कुलर मोशन। व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर वर्ड समझने से पहले मैं आपको बताता हूं, सर्कल आपने जरूर पढ़ा होगा। सर्कल यानी कि ऐसा, इस शेप में सर्कल होता है, जैसे कि चूड़ी, बैंगल्स होती हैं, कड़े होते हैं, जैसे कि आपकी ज्योमेट्री की बुक्स में, मैथ्स की बुक में सर्कल्स का आपने शेप देखा होगा, वो एक सर्कल होता है। तो सर्कल्स के रूप में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी सर्कुलर पाथ में, किस पाथ में? सर्कुलर पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो मैं एक आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं। आपने एक छोटी सी रस्सी का टुकड़ा लिया। क्या लिया आपने? एक छोटी सी रस्सी का टुकड़ा लिया और उसके एक सिरे पर आपने एक पत्थर बांध दिया। यू टाइड वन स्टोन एट वन एंड ऑफ दैट रोप। उस रोप यानी रस्सी के एक सिरे पर आपने पत्थर बांध लिया। एंड द सेकेंड एंड यू हेल्ड दिस। आपने अपने हाथ में इस तरह से उसको पकड़ा और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं उसे। नाउ जस्ट इमेजिन द मोशन ऑफ दैट स्टोन। वो स्टोन आपका ऐसे घूमेगा, सर्कुलर पाथ होगा। ये कैसा पाथ होगा? सर्कुलर पाथ होगा। और सर्कुलर पाथ तभी बनता है जब वो एक फिक्स जगह पर हो, यानी कि उसका सेंटर कहां पर हो? एक फिक्स जगह पर होता है और उसकी दूरी सेंटर से बराबर बराबर बनी रहे, यानी उसकी दूरी सेंटर से बदलनी नहीं चाहिए, तो उसका सर्कुलर मोशन होता है। तो सर्कुलर मोशन में फॉर एग्जांपल यहां पर आपने रस्सी को पकड़ के रखा है, ये रस्सी की लंबाई है और ये वो पत्थर है और इस तरह से ये मूव कर रहा है, देन इट इज सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए circular path, it is called, its motion is called सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल एक तो यही हुआ, दूसरा हमारे सन के चारों ओर अर्थ की मोशन। हमारे सन के चारों ओर किसकी मोशन? अर्थ की मोशन। वो भी सर्कुलर पाथ में रोटेट, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो इसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। आई होप आपको ये सर्कुलर मोशन भी समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं तीसरे टाइप की मोशन, रोटेशनल मोशन। आप सर्कुलर और रोटेशनल में थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं, दोनों कुछ कुछ एक जैसी ही होती हैं, लेकिन एक अंतर भी है। रोटेशन, जब एक फैन घूमता है तो ध्यान रखिए उसकी जो बीच में एक्सिस होती है जिसके चारों तरफ वो घूम रहा है वो फिक्स है, वो अपनी जगह नहीं बदल रही है। और इस तरह की मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस, किसके चारों ओर घूमता है? एक फिक्स एक्सिस के चारों ओर घूमता है, हम उसे रोटेशनल मोशन कहते हैं। तो रोटेशनल मोशन इज द मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस। एक फिक्स्ड एक्सिस के चारों ओर घूमता है। और एक खास बात और बता दूं कि वो जो घूम रहा है, फॉर एग्जांपल ये आपका फैन है, ये जो फैन है ये घूम रहा है, ये इसकी एक्सिस है। ये क्या है? इसकी एक्सिस है। और इस एक्सिस के चारों तरफ जो भी घूम रहा है वो इससे कनेक्ट जरूर होता है, एक्सिस से क्या रहता है? कनेक्ट होता है। जैसे कि पंखा है, पंखे में ब्लेड्स घूम रहे हैं, तो पंखे के जो ब्लेड्स की मोशन है वो कौन सी मोशन होगी? वो रोटेशनल मोशन होगी। और पंखे की मोशन को भी हम क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन कहेंगे, क्योंकि पूरे के पूरे जो ब्लेड्स हैं बहुत ही मजबूती से उसके एक्सिस से क्या हैं? कनेक्टेड हैं, और कोई भी दूरी ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, इसीलिए हम इसको रोटेशनल कहेंगे। हम पंखे की मोशन को एक तरह से सर्कुलर मोशन नहीं कहते हैं। तो
तो रोटेशनल मोशन आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देता हूं, आपका जो टॉप होता है, टॉप यानी लट्टू, आपका जो टॉप होता है, आप इसको या फिरकनी जो होती है इसको अपन पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं। जब वो घुमा देते हैं तो वो इस एक्सिस पर घूमती है, रोटेट करती है, दैट इज कॉल्ड रोटेशन। वो क्या करती है, बड़ी तेजी से इस पर क्या करती है, रोटेट करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब वो अपनी एक्सिस पे घूम रही है तो वो तो है रोटेशन, लेकिन जब वो एक्सिस पे घूमते घूमते ऐसे चक्कर लगाने लगती है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो एक लट्टू टॉप की मोशन में दोनों तरह की मोशन इंक्लूड हो जाती हैं। रोटेशनल मोशन भी इंक्लूड होती है, जब वो केवल अपनी नोक अपनी एक्सिस पर घूम रहा है, देन इट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। और जब वो घूमते घूमते चक्कर भी काटने लगे, देखा है ना, दूर दूर तक घूम के चक्कर काट के वापस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो टॉप की मोशन में भी यही मोशन होती है। अच्छा, दीपावली पर सबने चरखी जरूर चलाई होगी। दीपावली पर सभी बच्चे, एक पटाखा आता है हम चरखी कहते हैं, वो चरखी जरूर चलाई होगी। जैसे ही आप उसमें आग लगाते हैं, चरखी रोटेशन करती है। क्या करती है, चरखी रोटेशन करती है, वो अपनी ही एक्सिस पर तेजी से घूमने लगती है, दैट इज ऑल्सो रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में आप टॉप की मोशन भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको ये समझ में आए होंगे। और हमारी यहां पर मोशन अभी पूरी नहीं हुई है, अभी बाकी हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक का वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी के टॉपिक्स मैं आपको कल कवर करूंगा और साथ में NCERT एक्सरसाइज भी कोशिश करूंगा कि कल के वीडियो में आपको मैं सॉल्व करा सकूं। 35 मिनट के आसपास का वीडियो चूंकि हो चुका है, तो मैं आपसे विदा चाहता हूं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। सभी बच्चे पूरा वीडियो देखेंगे और सभी क्लासेस को रेगुलरली ज्वाइन करेंगे और पूरे टाइम उन वीडियोस को देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।